लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। बहादुर शाह ज़फ़र के बनाए हुए महल में हम इस वक्त हैं और ये आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ज़फ़र महल की। और इसी टूटी फूटी इमारत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल आखिरी ताजदार थे, किस तरह उनकी हुकूमत रही और उनके हुकूमत के वक्त में क्या हालात थे। चूँकि उरूज का ज़माना था, अब तब दिल्ली में लाल किला बना था और हुमायूं का मकबरा बना था, जब मुग़लों की हुकूमत का ज़माना उरूज पर था। लेकिन जब आखिरी ताजदार मुजाहिद आज़ादी ज़फ़र बने हैं बहादुर शाह ज़फ़र, तब उनकी हुकूमत किस तरह से कमज़ोर हो गई थी, वो इस महल की कमज़ोरी से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। बहादुर शाह ज़फ़र से जो पहले थे अकबर शाह सानी, उन्होंने इस महल को बनाने की शुरुआत की थी और बहादुर शाह ज़फ़र ने इसको मुकम्मल किया था। लेकिन अभी इस महल को जो है 300 साल पूरे नहीं बीते हैं, उसके बावजूद इसकी जो इमारत है ये पूरी खस्ता हो चुकी है। और इमारत से पूरी तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जाहिर सी बात है कि जो उरूज का ज़माना था मुग़लों का, वो ज़माना बहादुर शाह ज़फ़र के दौर तक नहीं रहा और उसी वजह से उनकी इमारतों में भी उसी तरह की कमज़ोरी आपको दिखाई देगी। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो अपने वक्त में मुजाहिद आज़ादी भी रहे और अंग्रेज़ों ने उनको बड़ी सख्त सज़ाएँ भी दी और उन्हीं के ख़िलाफ़ मुकदमे भी चलाए और उनको रंगून भी भेज दिया था। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र का हौसला था कि वो 82 साल की उम्र में भी लगातार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते रहे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते रहे, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए, अपनी तकरीरों के ज़रिए और लोगों की जो है महफ़िलों के ज़रिए लगातार वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलते रहे थे। यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया था। और आपको शायद पता नहीं होगा कि बहादुर शाह ज़फ़र को जब अंग्रेज़ों ने उनके 4 बेटों के सर बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश किए थे और ये कहा था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, तब बहादुर शाह ज़फ़र ने शायरी में ही उनको जवाब दिया था कि दम गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के जिनके बुढ़ापे में उनके 4 बेटों के सर जब उनके सामने रखे गए थे, तब बहादुर शाह ज़फ़र ने वो मुजाहिद का रोल अदा किया था कि उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपने बेटों को चूम करके ये बात, अपने बेटों के सरों को चूम करके बहादुर शाह ज़फ़र ने ये बात अंग्रेज़ों से कही थी कि ये मेरे बेटे हैं, इन्होंने अपने आबा व अजदाद का हक़ अदा कर दिया है और इसीलिए इनकी परवरिश हमने की थी ताकि इस मुल्क के लिए ये कुर्बान हो जाएं। और फिर बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को जो है इबरत बना करके अलग अलग जगहों पर जो है वो उनकी लाशों को लटका दिया गया ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, वो उससे इबरत सीखें और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई जिद्दोजहद ऐसी ना करें। लेकिन उस आज़ादी के पूरे इतिहास में बहादुर शाह ज़फ़र के 4 बेटों का खून शामिल था। वो आज़ादी की लड़ाई रुकने वाली नहीं थी और वो सिलसिला इस कदर आगे बढ़ा कि आप देखिए कि 1837 से 1857 तक बहादुर शाह ज़फ़र इस मुल्क के हुक्मरान रहे। भले ही उनका दौर जो था वो बहुत कमज़ोरी का गुजरा, लेकिन 20 साल तक वो हुक्मरानी निभाते रहे। और फिर उसके बाद में बहादुर शाह ज़फ़र को जो है अंग्रेज़ों ने सज़ा दी, रंगून भेज दिया, इस दिल्ली से रंगून उनको भेज दिया गया और वहाँ सज़ा दी और वहीं उनकी मौत भी वाक़ई हुई। लेकिन किसी भी मौके पर आप ये नहीं देखेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र ने घुटने टेक दिए हों या बहादुर शाह ज़फ़र ने माफ़ियाँ मांगी हों या बहादुर शाह ज़फ़र ने उनसे रियायतें मांगी हों। किसी तरह की कोई रियायत बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने बुढ़ापे के हालत में भी नहीं मांगी, किसी भी तरह से घुटने नहीं टेके। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र और उनके तमाम साथियों का और उनके बेटों का खून है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा, जिसने रोल प्ले किया है। और आज हम सब उसी आज़ादी को एंजॉय करते हैं, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र का तज़किरा बहुत कम होता है। जब भी आप आज़ादी की तारीख को पढ़ेंगे और 1857 के उस गदर को पढ़ेंगे तो बहादुर शाह ज़फ़र और उनके बेटों की जो तारीख़ है और उनका जो इतिहास है उसको पढ़ करके रूह कांप जाएगी। तो ये वही ज़फ़र महल है, भले ही ये खंडर में तब्दील हो गया हो, भले ही इसकी इमारत खस्ता हो गई हो, लेकिन अपनी इमारत को कमज़ोर करने से बेहतर है कि इस मुल्क को मजबूत किया जाए। और वही काम बहादुर शाह ज़फ़र ने किया कि अपनी इमारत को मजबूत नहीं किया बल्कि इस देश की रूह को मजबूत किया, अपनी कुर्बानी दे करके, अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके। और फिर ये देश जो है 100 साल तक लड़ता रहा बहादुर शाह ज़फ़र के तरीके पर अंग्रेज़ों से जुल्म के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और फिर आखिरकार इस मुल्क को आज़ादी मिलती है। तो ये भी बड़ी अहम बात
बات है। अब ये देखिए कि ये जो इमारत है, ये इमारत उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जिस तरह से दूसरी आप इमारतों को देखते हैं, जिस तरह से दूसरे महल आपको दिखाई देंगे। जगह जगह से ये इमारत टूट गई है, अब सिर्फ दीवारें इसकी बाकी हैं, छत भी यहाँ पर बाकी नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए मैं आपको वो मस्जिद दिखा देता हूँ जो रॉयल मस्जिद हुआ करती थी, यानी शाही मस्जिद हुआ करती थी, जो सिर्फ बादशाह के लिए खुला करती थी और ये बादशाह ही यहीं पर नमाज़ पढ़ा करते थे। वो रॉयल मस्जिद मैं आपको दिखा देता हूँ। है तो बड़ी छोटी सी और इसको मोती मस्जिद कहा जाता है। ये मोती मस्जिद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये है मोती मस्जिद, जो इसमें 3 खूबसूरत गुंबद हैं। आप देख रहे हैं ये 3 खूबसूरत गुंबद हैं, वाइट मार्बल से इनको बनाया गया है। और फिर ये आप देख रहे हैं छोटी सी मस्जिद है। यहाँ पर जो भी शाही फैमिली थी वो रहती थी, तो वही लोग नमाज यहाँ पर अदा करते थे। अब तो यहाँ पर नमाज नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ सफ़ेद मार्बल से इसको बनाया गया है। यही छोटी सी मस्जिद है। और एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और इन्हीं के आस्थाने के पीछे ये मस्जिद भी है।